एक गलती और आपका सारा बिजनेस एक लीगल प्रॉब्लम में फंस सकता है। क्या आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? वर्बल एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होते हैं या नहीं होते? आइए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज चौहान। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर, जो हर एक छोटे बिजनेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप अपना मकान किराए पे देते हैं या किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट के अंदर आप एंटर करते हैं किसी के साथ भी, तो आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा लिखित या वर्बल यानी मौखिक समझौता जो कानून द्वारा एनफोर्स किया जा सके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कि दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जिसको कानून जिम्मेदारी लेता है और तय करता है कि वह उसको एनफोर्स करेगा। मतलब कि एनफोर्स करने का मतलब होता है कि यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट आता है तो कानूनी अपने राइट्स को उस एग्रीमेंट के अंदर क्लेम किया जा सकता है कोर्ट के सामने। अगर आपने किसी को सामान सप्लाई करने का वादा किया है और उसे पैसे देने का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर कोई भी पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो दूसरा कोर्ट जा सकता है और अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक आम सहमति दो लोगों के बीच में जो एनफोर्सेबल हो सके कानून के अंदर। कानून की जो परिभाषा है उसमें सेक्शन 2E एंड सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कानूनी बाइंडिंग नहीं है। इसीलिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वैलिड एग्रीमेंट के टोटल 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब 5 तत्व होते हैं। सबसे पहला ऑफर यानी कि प्रस्ताव। एक पार्टी दूसरे को स्पष्ट रूप से प्रस्ताव करती है, ऑफर देती है। नंबर 2 पे है एक्सेप्टेंस, यानी कि जो प्रस्ताव दिया गया उसकी स्वीकृति दूसरी पार्टी द्वारा। दूसरी पार्टी इसको क्लियरली स्पष्ट रूप से हाँ बोलती है। नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि पैसे का लेन देन या किसी भी दूसरी चीज का लेन देन, कुछ देने और कुछ पाने का वादा करना। नंबर 4 है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टी का लीगली सक्षम होना जरूरी है। मतलब कि पार्टी का मेजर होना, यानी कि 18 साल से ऊपर होना जरूरी है। 5वां है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य जो है कॉन्ट्रैक्ट का वह लीगल होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 व्यक्ति एंटर करते हैं एग्रीमेंट में कि एक व्यक्ति दूसरे को ड्रग सप्लाई करेगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा जा सकता क्योंकि यह कानूनी इलीगल है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने के प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है एक्चुअल ब्रीच, एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। दूसरा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी कि पहले से पता लग जाए कि कोई पार्टी अपनी जिम्मेदारी को कॉन्ट्रैक्ट में निभाएगी नहीं। नंबर 3 होती है माइनर ब्रीच, यानी कि छोटी गलती जैसे समय पर काम न करना। नंबर 4 मटेरियल ब्रीच, बड़ी गलती जिससे नुकसान होता है। ब्रीच होने पर नुकसान की भरपाई और मुआवजे की मांग की जा सकती है। अब समझते हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। नंबर 1 इनकैपेसिटी, जैसे नाबालिग या मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह वॉइड होता है। दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, यानी कि धोखा देकर कंसेंट लेने पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ठहरेगा। नंबर 3 अनफेयर टर्म्स, जो जबरदस्ती या पक्षपाती हो, प्रेशर में दी गई हो। मान लीजिए किसी के कान पर चाकू रख करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया हो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। नंबर 4 है मिस्टेक, दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भ्रम था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कोई कानूनन वैल्यू नहीं होती। एनफोर्समेंट कैसे होती है अब समझते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और किसी पार्टी ने ब्रीच किया है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है, लेकिन इसकी टाइम लिमिट होती है, यानी कि लिमिटेशन होता है। इसीलिए यदि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो बिना देरी के किसी क्वालिफाइड लॉयर से सलाह जरूर लें। अब आम तौर पे जो लिमिटेशन होता है वह कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने के बाद में 3 साल का होता है। तो आप अपने राइट्स को 3 साल तक कोर्ट के सामने क्लेम कर सकते हैं। यदि आप 3 साल के बाद में केस दाखिल करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट को कि आपने 3 साल के अंदर केस क्यों फाइल नहीं करा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।